हेलो बच्चों, काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 1 का एक्स्ट्रा पार्ट है ये। अब इस एक्स्ट्रा लेक्चर की जरूरत इसलिए है क्योंकि काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 1 में जो पीपीटी था जिस पे अपन पढ़ा रहे थे वो थोड़ा ब्लर हो गया था और सीक्वेंस भी ऊपर नीचे हो गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपको थोड़ा भी 1% भी डाउट बचे, तो इसमें थोड़ा सा रिवाइज कराते हुए कभी भी आप ये लेक्चर देख सकते हैं चलते फिरते, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। मैं थोड़ा सा पीछे से रिवाइज कराते हुए कुछ और क्वेश्चन इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। तो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखना आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साहब। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस क्या होता है। तो देखो, जब भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है, जब भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है तो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ना हो रही हो तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है। सर रेस्ट है तो ठीक है, पड़ा है, कहीं जा ही नहीं रहा, रेस्ट में यही हूं, मैं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा, अनंत काल के लिए यही रहूंगा, तो चलो रेस्ट हो गया। अब उसके बारे में क्या पढ़ना, जो कहीं जा ही नहीं रहा, उसका कुछ हो ही नहीं रहा, उसके बारे में तो पढ़ना नहीं है। हमें क्या पढ़ना है सर, मोशन के बारे में, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऐसे भी चेंज हो सकती है, यहां से यहां, यहां 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 यहां, कहीं कहीं भागता फिर रहा है, भागता फिर रहा है, तो कहां जा रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं। जितना जिस पाथ पे चल रहा है उस पाथ के लेंथ को ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, आगे चले, पीछे चले, ऊपर चले, नीचे चले, हमें कोई मतलब नहीं है। टोटल पाथ के लेंथ को, टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। मैं नहीं चाहता हूं 1% का भी डाउट पूछे, तो ध्यान से सुनना। टोटल पाथ लेंथ, सर हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं ना, हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। ऐसे एग्जांपल से भी समझ सकते हो। मान लो कि ये तुम्हारा घर है, ठीक है। पहले दिन तुम स्कूल जाने गए, जैसे होता है ना, मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में गए या हाई स्कूल से कॉलेज में गए, पहले तुम्हें स्कूल जाना है। तो उन्हें पिताजी से पूछा कि स्कूल कितना दूर है, उन्होंने बोला 4 किलोमीटर है, चले जाओ। तुम बस्ता उठाए और भाग लिए। अब तुमने ये पूछा ही नहीं कि किधर। पिताजी बोल रहे थे रुक रुक रुक, सुन ना, नहीं नहीं आज तो स्कूल जाना, मैं जाऊंगा। अब भैया तुम घर से निकले 4 किलोमीटर, इधर कहीं स्कूल मिला ही नहीं, फिर से वापस है, फिर इधर गए 4 किलोमीटर, फिर से स्कूल नहीं मिला, फिर इधर गए, अब यहां पे 4 किलोमीटर पे तुम्हें स्कूल मिल गया। इसमें गलती किसकी है सर? गलती पिताजी की है। हां बेटा वो तो है, वो तो बहुत पुरानी गलती है पिताजी की, गलती ही तो है पिताजी की। तो क्या कि उन्होंने सिर्फ डिस्टेंस बताया, उन्होंने बस ये इंफॉर्मेशन दिया कि कितना चलना है, उन्होंने ये नहीं बताया कि तुम्हारा फाइनल पोजीशन किस तरफ है। इनिशियल तो तेरा घर है, मेरी बात सुन कान खोल के, इनिशियल तो तेरा घर है। उन्होंने ये नहीं बताया कि फाइनली तुम्हें इनिशियल के रिस्पेक्ट में फाइनल पोजीशन कहां है, उन्होंने बस ये बताया कि कितना तुम्हें चलना है, कितना दूर है, पाथ का लेंथ क्या होना चाहिए, ये बताया तुम्हें। मतलब सिर्फ तुम्हें क्या बताया, सिर्फ तुम्हें एक मैग्नीट्यूड बताया। क्या बताया तुम्हें? एक मैग्नीट्यूड बताया। नो डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं होता, और डायरेक्शन नहीं होता है उसको हम एक अलग तरह का फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, स्केलर। इसके बारे में और हम डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तुम बस ये जान जाओ कि जिसके पास डायरेक्शन होता है उसको एक नए कैटेगरी में रख देते हैं। सर ये क्या होता है नया कैटेगरी? देख, क्लास में डफर स्टूडेंट का एक कैटेगरी होता है और एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट का होता है। कुछ लोग डफर होते हैं, कुछ लोग इंटेलिजेंट होते हैं। इसी तरीके से जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं है उसको हम स्केलर कहते हैं, और जिसके पास डायरेक्शन होगा उसको हम वेक्टर कहते हैं। अगर पिताजी तुम्हें यह कहते हैं कि 4 किलोमीटर इधर जाना, मतलब तुम्हें यह बता रहे हैं कि हाउ फार एंड वेयर, वेयर वेयर मींस डायरेक्शन, हैव डायरेक्शन, हैव डायरेक्शन। तो तुम्हें क्या पता चल जाता कि ये जो है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, डायरेक्शन है। और इसमें आपको क्या पता चलता है? सिर्फ यह पता चलता है कितना दूर चलते गए तुम, हाउ फार। क्या पता चलता है? हाउ फार। अब सुनो, मान लो तुम ऐसे चलना शुरू किए, चल रहे से घूम गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिस्टेंस हमेशा ऐड ऑफ होता जाएगा, क्योंकि बस उसके पास डायरेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि आगे जाने को बोलोगे पॉजिटिव में जाना और पीछे जाने को बोलोगे निगेटिव में जाना, नहीं। पाथ का लेंथ है, पाथ का लेंथ कहीं भी हो वो ऐड होता जाएगा। तो आप कह सकते हो डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज, डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज विथ टाइम, कैन नॉट डिक्रीज विथ टाइम। अब ये तेरा होम है और ये तेरा स्कूल है। अब इस होम से स्कूल तक जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, कई रास्ते हो सकते हैं, अनंत रास्ते हो सकते हैं, अनंत, इनफाइनाइट। सिर्फ इनफाइनाइट रास्ता हो सकता है। हां
कभी तू पान की दुकान से जाए, कभी तू चाय की थरी से जा, कभी मॉल से जा, कभी सिनेमा हॉल से जा, कभी रेलवे स्टेशन से जा, कभी बस स्टेशन से जा, कभी फुटपाथ से जा, कभी हाईवे से जा, अब तेरी मर्जी जहां से जाना है जा। तो इस दो पॉइंट के बीच में पाथ बहुत सारे हो सकते हैं और हर अलग अलग पाथ पे चलने की वजह से हर पाथ का लेंथ अलग है, तो डिस्टेंस डिफरेंट होगा। मतलब डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन पाथ टेकन। आप चाहे तो थोड़ा सा स्पीड अप करके देख सकते हैं, ठीक है ना। डिस्टेंस इज नथिंग बट अ पाथ टेकन, जिस रास्ते से हम जाते हैं उस पे डिस्टेंस डिपेंड करता है, डिस्टेंस उस पर डिपेंड करता है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया। दूसरी बात, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। सो ये तो हमें समझ में आ गया कि जिस रास्ते से चल के जाएगा उस रास्ते के लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं, उस रास्ते के टोटल लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है सर? तो डिस्प्लेसमेंट ना पाथ का इंफॉर्मेशन नहीं है, इट इज नॉट अ इंफॉर्मेशन ऑफ पाथ। मेरी बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। दिस डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अ इंफॉर्मेशन ऑफ पाथ। डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इंफॉर्मेशन ऑफ पाथ। ये पाथ के बारे में बताता नहीं। इवन यहां पे तुम लिख सकते हो डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ। बच्चा 2 साल पढ़ लेता है, उसको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में फर्क ही नहीं पता चलता। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही जैसा लगता है ना। असल में तुम किस रास्ते से चल के गए हो, उस रास्ते के लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। सर डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट तुम किस रास्ते पे चल रहे हो उस पर डिपेंड ही नहीं करता। डिस्प्लेसमेंट इस बात पे डिपेंड करता है, देख नाम से पता है डिस्प्लेसमेंट मतलब तुम घर पे थे और फाइनली तुम स्कूल में हो। घर वाले को डिस्प्लेसमेंट ही पता है, घर वाले को सिर्फ यह पता है कि तुम घर से सीधा स्कूल गए हो। उनको यह थोड़ी ना पता है कि तुम पहले पिंकी के यहां गए थे और फिर फाइनली स्कूल पहुंचे हो। इन दोनों पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट सेम है क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट अ शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन only depends upon initial and final position, does not depends upon path। क्या लिखेंगे? does not depends on path। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरी बात, अब मान लो यहां से तुम्हारा इनिशियल पोजीशन है तेरा हर घर, तुम जा रहे थे स्कूल, है ना, जा रहे थे स्कूल। जब तक एक ही डायरेक्शन में चलते रहोगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर रहेगा। क्लियर है? क्योंकि फाइनल पोजीशन भी देखो आगे जा रहा है, पाथ का लेंथ भी बढ़ रहा है। अगर अपने डायरेक्शन चेंज करके यहां आ गए, यहां पहुंच गए, तो कंटिन्यूअसली जब आप यू टर्न लेके आ रहे थे तो तेरा फाइनल पोजीशन अभी यहां था, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, तो फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के पास आता जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट अ शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विथ टाइम, डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विथ टाइम, डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विथ टाइम। यह टाइम के साथ इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकता है, जबकि डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ, तो टाइम के साथ इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकता। इट मे बी पॉजिटिव निगेटिव और जीरो, पॉजिटिव निगेटिव और जीरो फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव निगेटिव एंड जीरो फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। समझ आ गया? अच्छा, मैंने ये सवाल लिखा था, करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। अभी भी कई बच्चों को इसमें डाउट है। अब मेरी बात सुन, फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, देन डिस्टेंस ट्रेवल इज नॉट जीरो। एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट कब जीरो हो सकता है? तो सॉल्यूशन में सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को डिस्कस करता हूं। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो इन टू केस। फर्स्ट केस इज ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मैं यहां खड़ा हूं, मैं 1 घंटे तक यही खड़ा रहूंगा, 4 घंटे तक यही रहूंगा, 4 दिन तक यही रहूंगा, 4 साल तक यही रहूंगा, मैं नहीं जा रहा कहीं भी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? हुआ ही नहीं, मैं डिस्प्लेस ही नहीं किया, मेरा इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा और डिस्टेंस भी जीरो होगा, चला ही नहीं। ठीक है सर, तो डिस्टेंस जीरो होने पे
सॉरी डिस्प्लेसमेंट जीरो पे डिस्टेंस जीरो आ रहा है, ये कह रहा है डिस्प्लेसमेंट जीरो डिस्टेंस टेबल इज नॉट जीरो, ऐसा थोड़ी ना होता है। हां दूसरा केस है ऑब्जेक्ट यहां से चला और घूम के यहां आ गया, मतलब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम, फाइनल पोजीशन इज सेम, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम, मतलब ऑब्जेक्ट मूविंग है लेकिन इनिशियली जहां से चला था फाइनली वहां पे पहुंच गया, तो डिस्टेंस नॉट इक्वल टू जीरो। तो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, डिस्टेंस नॉट इक्वल टू जीरो हो। क्लियर है? दूसरा केस, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो डिस्टेंस ट्रेवल इज ऑल्सो जीरो, ये भी नहीं कह सकते हम। ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जब जीरो होगा तो डिस्टेंस जीरो ही होगा, ये अंग्रेजी तुम्हारा खराब है, फिजिक्स तो समझ आ गया। डिस्प्लेसमेंट जीरो तो डिस्टेंस ट्रेवल इज जीरो, नहीं डिस्प्लेसमेंट यहां पे देखो जीरो है लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल जीरो नहीं है, समझ में आ गया? तो ऑप्शन ए और बी दोनों गलत है। व्हेन डिस्टेंस इज जीरो देन डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो, नहीं, अगर डिस्टेंस जीरो है देन डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो, यहां पे होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो। सर डिस्टेंस जीरो का क्या केस है? एक ही केस है, ऑब्जेक्ट हिला ही नहीं, चला ही नहीं, जहां था वही रह गया, जहां था वही रह गया, ये होता है तेरा डिस्टेंस जीरो का केस। डिस्टेंस टेबल एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज इक्वल, नो, मे बी इक्वल। ऑप्शन डी में मैं लिख रहा हूं, समझिएगा, ऑप्शन डी की बात कर रहा हूं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मे बी इक्वल, और वो भी इक्वल कब होगा? जब ऑब्जेक्ट एक लाइन में चल रहा है बिना डायरेक्शन चेंज के। अगर उसने डायरेक्शन चेंज कर दिया, 1D में भी डायरेक्शन चेंज होता है, आगे चलते चलते पीछे भागा, तू जा रहा था साइकिल से बढ़िया मार्केट और सामने पिताजी दिख गए, उसी लाइन पे पीछे रफ्तार में भाग जाएगा, समझ में आया कि नहीं है? नेक्स्ट देखो अच्छा, एक बच्चा मेरे से सवाल पूछ रहा कि सर इनिशियल पोजीशन है ऑब्जेक्ट का -10 सॉरी -20,0, ये इनिशियल पोजीशन है, ये क्या है? इनिशियल पोजीशन, और ऑब्जेक्ट ओरिजिन से क्रॉस करता हुआ यहां पहुंचा, और फिर मैंने जानबूझ के नीचे इसलिए दिखाया कि मैं दो लाइन को अलग अलग दिखा दूं, लेकिन ये इसी रास्ते पे वापस हो गया है और फाइनली बी पे पहुंचा है। फाइनल कहां पहुंचा है? बी पे। तो डिस्टेंस कितना चला टोटल बताओ? अरे यार, जब उसने बताया है कि एक स्ट्रेट लाइन पे चलते हुए ए से चला और स्ट्रेट लाइन पे चलते हुए बी पे यहां पहुंचा, तो कितना चला बता? ये था -20 पे, जीरो पे आया मतलब 20 मीटर चला, और फिर +20 पे आया मतलब 40 मीटर चला। अब इस 40 और 20 से जीरो कितना होगा बोलो? तो 20 और तो 60, और ये 10 70, तो टोटल डिस्टेंस हो गया तेरा 70 मीटर। अरे टोटल पाथ का लेंथ देखना, -20 से +20 के बीच में लेंथ कितना हो गया? सर ये तो हो गया 40, ओके, और +20 से -10 के बीच में लेंथ कितना हो गया? 30, तो 40 + 30 70। और अगर तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछता है ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को मिलाना है। ये रहा आपका इनिशियल, ये रहा फाइनल, तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ ऐसे मिला देंगे, ओके, ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना? ये क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा -20 पे आप पहले थे और अभी -10 पे है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया? तो देखिए, वैसे तो मैग्नीट्यूड आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि सर 10 मीटर दिखा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन, ये लिखा है मैंने, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन बोलो क्या है? -10, इनिशियल पोजीशन क्या बोलो? -20, तो ये आ जाएगा आपका माइनस माइनस से +20 में से 10 जाएगा 10 मीटर इन पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन होगा, हां, तो डायरेक्शन किधर होता है? तो ये समझिएगा, डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होता है, एक बात बताओ, मैं यहां हूं, है ना, और थोड़ी देर बाद मैं यहां चला जाऊं, तो मैं किधर गया? इधर गया तो प्लस मैं जिस तरफ जाऊंगा ना उधर ही डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। अगर मैं ऊपर उड़ रहा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऊपर होगा, मैं गड्ढे में जा रहा तो नीचे होगा, पीछे जा रहा तो इधर होगा। तो विच इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? डायरेक्शन टुवर्ड्स द फाइनल पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव के लॉन्ग आया कि निगेटिव? तो था यहां और फाइनली यहां पे दिखाई दे रहा है, तो इस तरफ ही तो गया है ना, तो इसलिए आपका डिस्प्लेसमेंट +10 मीटर आया है। डन? अब चलो, ऑब्जेक्ट मूव्स 6 मीटर इन ईस्ट, 8 मीटर इन नॉर्थ एंड 10 मीटर इन वर्टिकली अपवर्ड। इस सवाल में बच्चे कह रहे थे कि सर आपने ग्राफ में पढ़ाया तो था,
मतलब इतने बड़े रामलाल बच्चे हैं, मैं सोच के दंग रह जाता हूं कि तुम्हें एथिकली हक नहीं है फिजिक्स बायोलॉजी पढ़ने का। बायोलॉजी किसी तरीके से रट लेते हो तो तुम अपने आप को कहते हो साइंस का स्टूडेंट है हम। अरे बायोलॉजी साइंस है ही नहीं, कंपटीशन वाली बायोलॉजी साइंस है ही नहीं, वो हिस्ट्री है। काहे का बायोलॉजी साइंस है? मैं बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही बता रहा हूं कि तुम बायोलॉजी पढ़ के ना समझते हो कि साइंस के स्टूडेंट हो। तुम्हें हक ही नहीं है साइंस के स्टूडेंट होने का, सच बता रहा हूं मैं। सर ऐसे क्यों बेइज्जती कर रहे हो? अरे तुम बात ही ऐसी करते हो। एक बच्चा क्या पूछता है सुनो। हाँ, कई बच्चे यहां पे हंसेंगे और असल में उनका भी डाउट यही था। बच्चों का यही डाउट होता है। देखो, एक बच्चा कहता है कि सर ये तो समझ आया कि मान लो यहां पे कोई पॉइंट है x1 y1, तो इसका मतलब आपने समझाया था x1 मतलब इस पॉइंट का ओरिजिन से x एक्सिस में डिस्टेंस ही x1 हो गया और ये आपका y1 हो गया। ये तो समझ आ गया था सर, ठीक है। और मान लो फाइनली ऑब्जेक्ट यहां आ गया, किस रास्ते से आया हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसी भी रास्ते से चल के यहां पहुंचा, हमें तो इनिशियल से फाइनल को मिला देना है, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर ऑब्जेक्ट इस रास्ते से पहुंचा तो भी इनिशियल को फाइनल से मिला देंगे, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हमें तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि ऑब्जेक्ट किस रास्ते से गया है, ठीक है। किसी भी रास्ते से जाएगा। देख ऐसे ऐसे झुमरी तलैया हो गए पहुंचा है। यहां पे कहां से पहुंचा सर? झुमरी तलैया से पहुंचा है। ओहो, अब झुमरी तलैया से चल के यहां तक पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? हमें डिस्प्लेसमेंट का तो मतलब यहां से यहां तक के लेंथ को निकालना है। अब ईमानदारी से सोचो कि x2 का क्या मतलब है। यहां से यहां के लेंथ को हम x2 कहते हैं, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? देखो ये पूरा x2 है, यहां से यहां तक देख x2 और ये x1 है, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है। यहां से यहां तक ये क्या बोल, ये पूरा है तेरा y2 और ये था y1। देख इधर, ये है y2, यहां से देख, यहां से इस पॉइंट का y एक्सिस में डिस्टेंस है y2 और ये है y1। तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? ये वाला ये हो जाएगा y2 माइनस y1। अब इस दोनों पॉइंट के बीच में अगर मुझे डिस्टेंस निकालना हो तो ईमानदारी से, ईमानदारी जो तुम्हारे अंदर है नहीं, क्या बताओ ये लेंथ होगा? हाँ सर। तो मैं बस ये देख रहा हूं कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके मैं बड़े आराम से, अगर मुझे ये बेस पता है और ये परपेंडिकुलर पता है, तो ये लेंथ मैं निकाल सकता हूं। और यही लेंथ यहां पे डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कह रहा है सर वो तो लेंथ का फॉर्मूला था ना, सर वो तो मिनिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला था ना, डिस्प्लेसमेंट कैसे बन गया? शर्म कर, हद कर रहा है यार। ऑब्जेक्ट यहां था और फाइनली यहां पहुंच गया, तो फाइनल पोजीशन को इनिशियल पोजीशन से जिस लाइन से मिलाते हैं उसी लाइन को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। रोना आ रहा था मुझे ये सवाल सुन के। सुन मेरी बात सुन, ऑब्जेक्ट यहां था, ठीक है, यहां पहुंच गया, तो किस रास्ते से आया हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पाथ का पता होना जरूरी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं और वो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये पॉइंट नहीं है ना, अब ये सिर्फ पॉइंट नहीं है, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच में जो मिनिमम लेंथ है, जो मिनिमम डिस्टेंस है, ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वही यहां पे हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस जगह x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर z होता तो इसी तरीके से हम उसको ऐड कर लेते। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भयंकर मजदूरी कराते हैं लोग, तुम्हें नहीं करना। तुम्हें सिर्फ लिखना है कि एक बात बताओ कि ईस्ट में चला है 6 मतलब इधर, नॉर्थ में चला है 8 मतलब इधर, और 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड मतलब इधर। तो ये x वाला, ये y वाला और ये z वाला। तो कुछ नहीं करना, डेल्टा x जितना x में चला है प्लस डेल्टा y जितना y में चला है, डेल्टा z जितना z में चला है का होल स्क्वायर कर दो, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। बताओ कितना आ जाएगा? 10√2 आंसर आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? यहां से बहुत आसान चीज है ये। अच्छा, ये भी IIT का पूछा हुआ सवाल है, IIT 2014-13 में पूछा था। ये सवाल क्या है समझिएगा, सवाल क्या है समझिएगा। ऑब्जेक्ट्स मूव 30 मीटर इन नॉर्थ। अब तुम्हें इस क्वेश्चन को करने के लिए ना कंफ्यूज नहीं होना, मैंने जो सिखाया था वही यूज करना है। क्या सिखाया था कि सबसे पहले 2 स्ट्रेट लाइन क्रॉस के फॉर्म में प्लॉट करो, और जैसे ही वो कह रहा ना ईस्ट नॉर्थ, तो यहां पे बना लो, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया। अब क्या कह रहा है पढ़ो, कह रहा है ऑब्जेक्ट मूव्स 30 मीटर इन नॉर्थ। कोई बात नहीं, 30 मीटर नॉर्थ में चला दो। सर इधर नॉर्थ है, ये चला दिया हमने 30 मीटर।
कंफ्यूज नहीं होना बेटा, अच्छे से समझो। ये चला दिया हमने 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर चला। देन 20 मीटर इन ईस्ट, 20 मीटर ईस्ट में चला। पहले जर्नी कहां से शुरू किया था? जर्नी ओरिजिन से शुरू किया था, यहां से 0,0 से, और आराम से बड़े प्यार से 30 मीटर चल के यहां गया। अब 20 मीटर ईस्ट में चला है तो बेटा अब 20 मीटर जब ईस्ट में वो चला ही है तो 20 मीटर में यहां बनाऊं या यहां बना लूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम 20 मीटर ये बना लें या 20 मीटर ये बना ले, बात तो वही है ना कि 20 मीटर ईस्ट में गया है, 20 मीटर ईस्ट में गया तो यहां से 20 बनाओ, ये भी तो x में 20 बता रहा है, ये भी तो x में मतलब ईस्ट में 20 बता रहा है, तो यहां भी प्लॉट कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है ना, यहां भी प्लॉट कर सकते हो। जब भी ऐसा सवाल हो आप इसी तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। ये 20 मीटर हो गया। एंड 30 रूट टू साउथ वेस्ट, ये देखो बेटा 30 रूट टू साउथ वेस्ट, मतलब ये असल में वेक्टर के एप्लीकेशन का सवाल हो गया थोड़ा सा, क्योंकि हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको वेक्टर पढ़ाएंगे। अगर वेक्टर पढ़ा दिया होता तो ये और आसान हो जाता, तो चिंता मत करना। अगर थोड़ा ना भी समझ में आया ना तो वेक्टर पढ़ाऊंगा तो समझ आ जाएगा। सुनो ध्यान से, 30 रूट 2 मीटर साउथ वेस्ट, तो साउथ में कि वेस्ट में? तो जब तुम्हें ईस्ट लिखा था तूने ईस्ट समझा, नॉर्थ लिखा था तूने नॉर्थ समझा, साउथ लिखा होता हम साउथ में समझते। जब ऐसे चिपका के दो चीजें एक साथ लिख देना साउथ वेस्ट, इसका मतलब होता है साउथ और वेस्ट के बीच में बहुत सिंपल लॉजिक है। मैं ईस्ट में गया मतलब ईस्ट में गया, बाजार गया मतलब बाजार गया, दुकान गया मतलब दुकान गया, ईस्ट में गया मतलब ईस्ट में गया, वेस्ट में गया मतलब वेस्ट में गया, साउथ वेस्ट गया मतलब साउथ और वेस्ट के बीच में गया। क्या कह रहा है? साउथ वेस्ट। बोलो साउथ का है सर, ये रहा, वेस्ट का है ये रहा, इन दोनों के बीच में चला। कितना चला डिस्टेंस बताओ सर? डिस्टेंस चला 30 रूट 2। ओके, डिस्टेंस चला 30 रूट 2, कोई दिक्कत नहीं। बीच में चला मतलब नॉर्थ सॉरी वेस्ट और साउथ के बीच में 90 का एंगल होता है तो 45। क्लियर है बेटा? ओके। अब एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि बेटा मुझे ना ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाला और ये वाला, मतलब अगर ये चला है इधर 30 रूट 2, इधर 30 रूट 2, जैसे मान लो कि मैं यहां पे खड़ा हूं और मैं यहां से यहां तक चल के जाता हूं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मैं यहां तक चल के आया और कोई तुमसे पूछे कि ये बताओ ये ऊपर कितना गया है, तुम बोलोगे सर इधर गया इतना, ना ना इधर कितना गया मुझे मतलब नहीं, ऊपर कितना गया है। तो तुम क्या बोलोगे कि यहां से इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई होता है और इस लेंथ को हम वाई कहते हैं, इस लेंथ को हम एक्स कहते हैं। तो मैं अगर तुमसे ये पूछूं सिर्फ कि ये वेस्ट में कितना गया है, तो उसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे? ट्रायंगल बना लेंगे। ये भी 45 डिग्री है बेटा, हाँ, ये बेस हो गया आपका और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो यहां से cos 45 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं सर? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी है? 30 रूट 2। तो यहां से बेस बराबर हो जाएगा 30 रूट 2 और cos 45 1/√2 होता है, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, सर 30 मीटर आएगा, ठीक है। और साउथ और वेस्ट के बीच में गया है 30 रूट 2, तो इसका ये इस तरफ कितना गया? 30, तो ये भी 30 होगा क्योंकि बीच में ही आया है, ये भी क्या हो जाएगा? 30। बहुत आसान है बेटा, आसान करके ही बता रहा हूं, मुश्किल करके बताता तो लेंदी हो जाता। अब यहां से एक डायग्राम और बना लो, बोलो ऊपर कितना गया? बोलो 30 मीटर। इधर कितना गया? बोलो 30 मीटर। नीचे कितना गया? बोलो 30 मीटर। आगे कितना गया? बोलो 20 मीटर। बस ये तेरा MR स्टार। सर अब एक बात बता, इसको प्लॉट करने में कोई दिक्कत नहीं? नॉर्थ में गया। इसको प्लॉट करने में कोई दिक्कत नहीं? ईस्ट में गया। और इसको इधर क्यों प्लॉट किया? क्योंकि लिखा है ना साउथ वेस्ट, मतलब साउथ और वेस्ट के बीच में गया। बस ये लेंथ हमें पता था और एंगल पता था 45, तो ये लेंथ निकाल लिया। जितना ये होगा उतना ये होगा क्योंकि एग्जैक्टली बीच में चला ये, ठीक है सर। अब ध्यान से सुनना, मैं अगर 30 मीटर नॉर्थ में और 30 मीटर साउथ में, मतलब टोटल वाई में कितना चला? 0। 30 ऊपर गया और 30 नीचे आया, है ना। ये +30 और ये -30, नीचे का माइनस बोलेगा, ऊपर प्लस बोलेगा। लॉजिकली सोच, अगर मैं कहूं कि मैं ऊपर 30 गया फिर नीचे 30 आया, तो डिस्प्लेसमेंट पता क्या होगा? 0। मतलब ये एकदम जोरदार MR स्टार देख, ये और ये कैंसिल, खत्म, कुछ जोड़ना ही नहीं था असल में। बस यहां पे हमें देखना था कहां से कहां गया। कहीं भी जाए, ईस्ट में जाए तो ओरिजिन से ईस्ट में दिखा लो, नॉर्थ में जाए ओरिजिन से नॉर्थ में दिखा लो, साउथ में जाए ओरिजिन से साउथ में दिखा लो, वेस्ट में जाए ओरिजिन से वेस्ट में दिखा लो। समझ आ गया? साउथ वेस्ट में मतलब बीच में है, आगे 20 पीछे 30। तो क्या बोलोगे सर? डिस्प्लेसमेंट
10 मीटर बेस्ट आंसर आ गया। तो भरोसा ना हो ना तो देख लेना, ये सवाल टाइप करके गूगल में, आईटी का सवाल है। इतना आसानी से आंसर तुम्हें नहीं मिलेगा, इतना आसानी से नहीं मिलेगा। और अगर तुम वेक्टर पढ़े होते ना तो ये भी एक ही लाइन में निकल जाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे ट्रायंगल का कंसेप्ट ही तो लगाया है बस। बताओ इस तरह के सवाल बहुत आसानी से कर लोगे क्या? यस, कोई खास बात नहीं। 10 मीटर बेस्ट इज करेक्ट आंसर। पीछे 30 आगे 20, मतलब पीछे ही 10 बचा ना। अरे रामलाल, नेक्स्ट देख, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन अ सर्कुलर पाथ। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन अ सर्कुलर पाथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ले एकदम जोरदार सर्कुलर पाथ बना लिया एक बार तो मैंने, ठीक है। ये सर्कुलर पाथ है। अब इस सर्कुलर पाथ पे सेंटर से इस पाथ का रेडियस है कुछ r, ये सेंटर है और ये रेडियस है r। ये रेडियस क्या है? r, ठीक है साहब। यहां पे था ऑब्जेक्ट और यहां से ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया और सरकमफ्रेंस पर चलते चलते, कहां पे बेटा, कहां पे? सरकमफ्रेंस से चलते 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 यहां पहुंच गया। और मैं कह देता हूं कि ये थीटा एंगल से घूम गया। चलते चलते देखो ना, सर्कल पे चल रहा था, कुछ थीटा एंगल से घूम गया। ऑब्जेक्ट चल स्ट्रेट लाइन पाथ में नहीं रहा है, इसको हम स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं कह सकते। ये 1D मोशन है कि 2D मोशन है बताओ? तो जब भी रास्ता टेढ़ा हो ना, टेढ़ा का मतलब ये नहीं, ये तो 1D और 1D हो गया। टेढ़ा का मतलब ये नहीं, तो टेढ़ा का मतलब क्या होता है? ये कैसा मोशन हो गया? 2D। तो जब भी इस तरह के पाथ पे चलेगा तो 2D मोशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका इनिशियल पोजीशन, मैं लिख देता हूं इनिशियल पोजीशन, और ये रहा आपका फाइनल पोजीशन, राइट। इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। चलो सर, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे इसमें? तो सबसे पहले तो तुम डिस्टेंस निकालो, डिस्प्लेसमेंट बाद में देखेंगे। तो सर डिस्टेंस का क्या है? पाथ का लेंथ, मतलब यहां से यहां से यहां से, ओहो। चलो एक काम करता हूं, एकदम छोटे छोटे ऑर्डर में पाथ का लेंथ बताता हूं। देखो ऑब्जेक्ट यहां से यहां आया, पहले हाँ आया होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। फिर ऑब्जेक्ट यहां से यहां आया, फिर ऑब्जेक्ट यहां से यहां आया। एकदम छोटे छोटे सेक्शन में टोटल पाथ का लेंथ निकाला मैं, ये यहां आया, एकदम छोटा छोटा पाथ का लेंथ निकाल के ऐड कर दूंगा। तो ध्यान से देखोगे, इसी रास्ते पे चल रहा है, एकदम छोटे छोटे सेक्शन का लेंथ निकाल के मैं ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस। क्योंकि ऑब्जेक्ट असल में चल तो इसी कर्व पे रहा है ना, यहां पे सर्कुलर पाथ के आर्क पे चल रहा है, सरकमफ्रेंस पे चल रहा है। हाँ सर, तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो आर्क लेंथ ही दिख रहा है। हाँ, तो जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चलता है तो डिस्टेंस मतलब होता है आर्क। सर आर्क मतलब आर थीटा? हाँ, आर्क मतलब आर थीटा, यही तो आपने पढ़ा है बेटा। ध्यान से सुनना, अगर ये एंगल है थीटा, रेडियस है आर, तो ये आर्क का लेंथ होता है आर थीटा, और इसी आर्क पे चल रहा है, मतलब इसका डिस्टेंस आर्क लेंथ ही होगा। क्लियर है? अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाए? तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिला दे। हाँ सर 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 सही कह रहा आप। चमका चमका चमका, जोर 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 से चमक रहा है, जोर जोर से चमक रहा है सर। ये हुई डिस्प्लेसमेंट। अब तुम किसी भी रास्ते से जाओ, तुम ऐसे यहां से ऐसे चले, टिन टिनाटे टिन टिनाटे टिन टिनाटे टिन टिनाटे टिन टिनाटे टिन, यहां पहुंच गए। टिनर टिनर कर ही रहे हो। इस रास्ते से चले, इस रास्ते से, यहां से पहले गए पिंकी के घर, फिर पिंकी को ले गए मॉल, फिर पिंकी को ले गए सिनेमा हॉल, फिर फाइनली अपने घर ले आए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिला दोगे। डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल से फाइनल पॉइंट का लेंथ होता है। ओके सर, ये लेंथ निकाला कैसे जाए? अब अगर मुझे रेडियस पता है, ये एंगल थीटा पता है, तो ये लेंथ होगा कितना? तो इसको निकालने के लिए एक तरीका अपनाते हैं अपन। तुमने ये मैथ में पढ़ा हुआ है। मान लो एक लाइन ऐसे मैं ड्रॉ कर लेता हूं। सर ये क्या बताएगा? ये अपनी मर्जी से मैंने ड्रॉ किया है बीच में एग्जैक्टली। तो अगर बेटा ये पूरा एंगल तेरा बन रहा है थीटा, तो आधा हो जाएगा थीटा बाई 2। हाँ हो जाएगा, इसमें तो कोई आसान खास बात नहीं है। एकदम रामलाल टाइप वाली बात कर रहे हो सर आज आप, एकदम छोटी छोटी रामलाल टाइप बात कर रहे हो सर आप। ये किसमें क्या खास बात हो गई? ये थीटा होगा। हाँ होगा, थीटा बाई 2 होगा। अच्छा, ये लेंथ क्या है? आर। यहां से यहां तक लेंथ निकाल लू मैं। सर ये डिस्प्लेसमेंट बाई 2 होगा, क्योंकि इधर भी तो है, तो कोई बात नहीं। ये टोटल लेंथ का डिस्प्लेसमेंट है, तो ये आधा लेंथ क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बाई 2। तो ये वाला आधा लेंथ में निकालता हूं पहले। ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बाई 2।
और ये ट्रायंगल हो गया, इसका हाइपोटेन्यूज ये, यहां पे एंगल बन रहा, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो तुम लिखो साइन थीटा। साइन थीटा लिखोगे कि थीटा बाई 2 लिखोगे? तो ये वाला ट्रायंगल मैं कंसीडर कर रहा हूं। कौन सा ट्रायंगल? ये वाला। इस ट्रायंगल में ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। इसी दिन के लिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री आपको पहले पढ़ा दिया था। तो यहां पे एंगल क्या बन रहा है? साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बोलो कितना है सर? परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट बाई 2। अगर ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है तो इसका आधा हमने निकाला है, या फिर तुम इसको x मान लो, x मान लो। चलो अगर तुम इसको x मानोगे, इसको x मान लो, चलो अगर तुम इसको x मानोगे तो परपेंडिकुलर x और हाइपोटेन्यूज मतलब ये डिस्टेंस r इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? r साइन थीटा बाई 2। सर लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो यहां से यहां तक है, तो 2x हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हम लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 2r साइन थीटा बाई 2। ये मैंने प्रूफ कर दिया है। अब इसके बाद इसको क्या करो, तुम रट लो, एकदम ईमानदारी से इसमें झूम जाओ कि और सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो उसका डिस्टेंस बहुत आसानी से हम लिखते हैं r थीटा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं 2r साइन थीटा बाई 2। 2r साइन थीटा बाई 2। मान लो ये सर्कुलर पाथ है, ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू किया, यहां से, ये इसकी पोजीशन है, चलते 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 1/4 आर्क मतलब 90 डिग्री ट्रेवल करके यहां पहुंचा। मैं क्या बोलेंगे आपकी क्वार्टर सर्कल पे चला है? आधी जनता को सर ई का होता है, सर क्वार्टर सर्कल क्या होता है? हमने तो अद्धा सुना है, क्वार्टर क्या होता है? रामलाल सर अद्धा तो सुना है हमने, क्वार्टर क्या होता है? उससे भी छोटा वाला नहीं सुना है? फुल हाफ क्वार्टर। तो क्वार्टर सर्कल पे चल रहा है, यहां से यहां चला, यहां चला, देख ये आपका इनिशियल, ये आपका फाइनल, ये आपका फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस बताइए सबसे पहले, रेडियस है r। सर डिस्टेंस क्या पूछ रहे हो? डिस्टेंस तो बहुत आसान है निकालना। डिस्टेंस असल में इस पाथ का लेंथ निकाल देंगे। हाँ, तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका आर्क लेंथ। डिस्टेंस मतलब आर्क, और आर्क मतलब आर थीटा। आर देखो आर और थीटा हो गया, देखो यहां पे 90 डिग्री, लेकिन यहां पे अकेला थीटा हो तो हम रेडियन में रखते हैं, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, तो ये हो गया पाई r बाई 2। इसको दूसरे तरीके से मैं प्रूफ कर दूं। सर दूसरा क्या तरीका अपनाओगे? दूसरा तरीका मैं ये अपनाऊंगा कि एक्चुअल पाथ के लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। अगर टोटल एक सर्कुलर पाथ पे चल लेता तो टोटल डिस्टेंस क्या होता? सर 2 पाई r। अब क्वार्टर है मतलब पूरे का 1/4 है, तो यहां पे हम लिख सकते थे कि 2 पाई r बाई 4। 2 पाई r बाई 4, 2 से 4 कैंसिल होगा, पाई r बाई 2। देखो आंसर आ गया पाई r बाई 2। अरे टोटल सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r, उसका 1/4 2 पाई r बाई 4 पाई r बाई 2, ये आंसर आ गया। बुझाया कुछ कि नहीं बुझाया बे? अरे बुझाया। सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? तो डिस्प्लेसमेंट का एक आसान सा फॉर्मूला दिया है मैंने, 2r साइन थीटा बाई 2। ये आपको याद रखना है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में थीटा एंगल से घूमता है तो उसका डिस्टेंस होगा r थीटा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होगा 2r साइन थीटा बाई 2। तो लिखोगे 2r साइन, बताओ कितने से घूमा है? सर 90 डिग्री से, तो 90 बाई 2 हो जाएगा 45। साइन 45 होता है 1 बाई रूट 2, तो ये होगा 2r 1 बाई रूट 2। 2 बाई रूट 2 हो जाएगा 2, सॉरी रूट 2 2 बाई रूट 2 हो जाएगा रूट 2। आधी जनता पूछेगी सर ये कैसे आया? तो 2 को रूट 2 से कैंसिल करोगे तो रूट 2 आता है, तो ये हो जाएगा रूट 2r। अब इसको भी दूसरे तरीके से मैं निकाल के दिखाता हूं। हर सवाल के दो तरीके। सर दो कैसे? तो एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट यहां है, यहां पहुंचा, तो यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। हाँ ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ये r 90 डिग्री पे ये r, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, r का r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट 2r। तो ये फॉर्मूला सही है, ये प्रूफ भी हो गया यहां से, ठीक है। तो इस पे कई सारे सवाल बनेंगे और सवाल को बहुत अच्छे से ईमानदारी से आपको सॉल्व करना है। कैसे करना है? ईमानदारी से। चलो यहां देखो, मान लो ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू किया, कहां से? ए पॉइंट से। ये हमेशा मैं लिख दूंगा इसको इनिशियल, और चल रहा सर्कुलर पाथ पे चल रहा और सेमी सर्कुलर पाथ कंप्लीट किया और फाइनली बी पे पहुंच गया। यह है आपका फाइनल पोजीशन। ये क्या है आपका? फाइनल पोजीशन। सर्कुलर पाथ का रेडियस है r। तो डिस्प्लेसमेंट बताओ। सर डिस्प्लेसमेंट तो बड़ा आसान है, कैसे? इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिला दो,
इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिला दो, ये रहा आपका ए से चला था इनिशियल और ये आपका फाइनल। सर इनिशियल से फाइनल तो ये डायमीटर दिख रहा है, हाँ, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच के लेंथ को ही हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। देखो ऑब्जेक्ट पहले कहां था, ए पे, और फाइनली कहां पहुंचा, बी पे। तो ए और बी के बीच एक मिनिमम लेंथ स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर दो, उसी स्ट्रेट लाइन के पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर्क लेंथ आर थीटा, और एंगल कितना ट्रेवल किया मैंने, पाई, तो ये पाई आर हो जाएगा। और वैसे भी आप ये समझिए कि मान लीजिए टोटल सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर, तो उसका आधा ही तो ट्रेवल किया है, टोटल सरकमफ्रेंस का आधा ही तो, हाफ ही तो ट्रेवल किया है। चलिए फिर से देखिए, ये मान लीजिए सर्कुलर पाथ है, ये क्या है, सर्कुलर पाथ। यहां से ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया, कहां से, ए से, चलता 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 ना 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 यहां पहुंचा। सर ज्यादा चला के फिर भी चले, 60 डिग्री का एंगल ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए बिटवीन ए एंड बी। ए टू बी इस रास्ते से गया है ऐसे, फटाफट फटाफट फट फट फटाफट बोलो डिस्टेंस बोलो। सर डिस्टेंस होता है आर्क लेंथ आर थीटा, आर पाई बाई 3, थीटा हो गया पाई बाई 3, 60 डिग्री पाई बाई 3 होता है। आप पूछ दिया ना किसी ने कि थीटा 60 को पाई बाई 3 कैसे लिखा, तो बहुत मारूंगा। डिस्प्लेसमेंट सर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा 2r साइन थीटा बाई 2, थीटा बोलो। सर 60 डिग्री दिखा तो है, तो 60 बाई 2 30, साइन 30 होता है हाफ, तो ये हाफ से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा r मीटर, इज अ करेक्ट आंसर। बुझाया कि नहीं बुझाया, बहुत इजी है। अब कुछ ऐसे सवाल होते हैं जैसे तुम्हें किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो एक लाइन पे चल रहा है, मान लो मैं यहां हूं और धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आगे जा रहा हूं, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है। जैसे देखो ये ओरिजिन है बेटा 0,0, यहां से ऑब्जेक्ट चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, किसी भी टी टाइम पे उसका ये पोजीशन है, किसी भी टी टाइम पे, मतलब पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बढ़ रहा है। तो सर उसका कोई फॉर्मूला होगा, हाँ उसका कोई फॉर्मूला होता है, ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो t² प्लस 2t माइनस 4, कुछ ऐसा लिखा मैंने। यहां पे x और t मल्टीप्लाई नहीं है, अंदर ब्रैकेट में लिखने का मतलब होता है कि पोजीशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तुम इसको ऐसे ना लिख के सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, ये रहा x पोजीशन है। सर मतलब नहीं समझ में है, बताता हूं। मान ले ऑब्जेक्ट अभी यहां था और आगे चल रहा है, तो किसी भी t टाइम के बाद यहां पे पहुंचेगा या किसी दूसरे टाइम के बाद यहां पे पहुंचेगा, तो 1 सेकंड पे कहां पहुंचेगा। तो सर ये हम कैसे बता सकते हैं, ऑब्जेक्ट चल रहा है उसका वो अपने उसका मोशन पे डिपेंड करेगा, हाँ, और उसके मोशन के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो 1 सेकंड पे कहां होगा ये कैसे निकालेंगे, यहां पे टाइम की वैल्यू 1 रख दो, ये पोजीशन पता चल जाएगा। इसको क्वेश्चन में कैसे लिखते हैं देखो, तुम्हें मैंने समझाने के लिए समझाया, क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे लिखा होगा, ऑब्जेक्ट इज मूविंग in 1D and its position is given as function of time as x is equal to t² plus 2t minus 4. Then find position at t is equal to 0 सेकेंड, जिसको हम इनिशियल पोजीशन भी कह सकते हैं। तो सर ये तो बहुत आसान है, आपने बताया कि x आपका पोजीशन है, मतलब x कोऑर्डिनेट है, ऑब्जेक्ट कहां पे होगा x में वो दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है, पोजीशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, 1D चल रहा है इसलिए x कोऑर्डिनेट ही दिया है, 1D और 2D दोनों में चल रहा होता तो x और y दोनों देते। तो सर पोजीशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, हाँ, टाइम की वैल्यू पुट करके पोजीशन निकालते जाओ। तो देखो ऐसे लिखोगे, x पोजीशन है और मुझे t इज इक्वल टू 0 पे चाहिए, मतलब x के फॉर्मूले में t को 0 रखोगे, तो यहां पे 0 ये दोनों 0 0, ये बचेगा -4, तो आंसर आ जाएगा आपका -4 मीटर। -4 मीटर, बहुत इजी है। अच्छा अगर मैं आपसे पोजीशन पूछूं 1 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल पोजीशन होगा ना, इनिशियली मतलब t इज इक्वल टू 0 पे 1 सेकंड में पोजीशन क्या होगा, तो t को 1 रखोगे। चलो यहां पे 1 रखो, तो बताओ क्या होगा। सर ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 -4, 2 और 1 3 3 -4 इज -1 मीटर, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे
ऑब्जेक्ट -4 पे था, टाइम को 1 रखा तो ऑब्जेक्ट -1 मीटर पे दिखाई दिया। अच्छा 2 सेकंड पे देखिए ऑब्जेक्ट कहां है, चलो थोड़ा सा मोशन ही देख लिया जाए कैसा हो रहा है। तो यहां पे रखोगे 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, अरे टाइम की जगह पे 2 रख रहा हूं बेटा, प्लस है ये -4। इसी फॉर्मूले में ये जो t दिख रहा है उसको 2 रख दिया मैंने, तो 2 का होल स्क्वायर बोलो क्या होगा 4, 2 2 4, तो ये आ गया 4 मीटर। मतलब टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे ऑब्जेक्ट 4 मीटर पे। अच्छा सर पोजीशन t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे बताओ, 3 सेकंड पे पोजीशन, तो यहां पे 3 रख दो। 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 6, 9 6 15, 15 माइनस 4 इज इक्वल टू 11 मीटर इज द करेक्ट आंसर। फील आया मैं क्या कह रहा हूं? तो अगर तुमसे पोजीशन पूछता है तो सर पोजीशन तो दिया ही हुआ है, तो पोजीशन किसी भी टी टाइम पे दिया हुआ है, अब तुम टी की पर्टिकुलर वैल्यू रख के वो पोजीशन देख सकते हो, वो पोजीशन देख सकते हो, ठीक है ना, इसका ये मतलब होता है। अब जैसे मान लो यहां पे सवाल है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन एज x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t दिया हुआ है बस, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड। अरे दादा ये क्या कह रहा है यार, ये पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, इन 4 सेकेंड, इन 4 सेकेंड, इन 4 मतलब क्या हुआ? तुम कभी क्रिकेट देखे हो? हाँ सर, तो कहते हैं ना क्रिकेट में 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ और 4 सेकेंड में 4 ओवर का रन बताओ, 4 ओवर का रन बताओ। हाँ सर कहते हैं। ये क्या पूछ रहा है? डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, इन 4 सेकेंड मतलब चौथे सेकेंड में ना। क्या मैं तुम्हें जब कहता हूं कि 4 ओवर का रन बताओ तो तुम 4th ओवर का बताते हो कि पूरे 4 ओवर का बताते हो? मान लो ऑब्जेक्ट टी इज इक्वल टू 0 पे यहां था, फिर टी इज इक्वल टू 1 पे यहां आया, टी इज इक्वल टू 2 पे यहां आया, टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड 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 और टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे यहां आया, है ना, थोड़ा थोड़ा टाइम के साथ आगे बढ़ता रहेगा। टी इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल पोजीशन यहां था, चलता 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 यहां पहुंचा। तो ये तुमसे ये पूरा पूछ रहा है, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, इन 4। जैसे मैं पूछूं कि तुम 3 महीने में कितने पढ़े, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने में कितने पढ़े, तो सिर्फ मार्च का बताओगे कि जनवरी फरवरी मार्च का बताओगे? 3 महीने में कितने पढ़े? अब एक बात बता, 4 साल में तू कितनी बार कूटा, 4 साल में तू कितनी बार कूटा होगा बता, तो तू टोटल 4 साल का जोड़ेगा ना। तो उसी तरीके से कह रहा है डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, मतलब यहां से यहां। अब ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बेटा ये हो गया फाइनल पोजीशन, हाँ टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पे जहां होगा वो फाइनल हो गया, और टी इज इक्वल टू 0 पे जहां होगा वो इनिशियल हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है फाइनल पोजीशन में से इनिशियल घटा दो, और फाइनल कब देखोगे? टी इज इक्वल टू 4 पे, तो टी इज इक्वल टू 4 रख के फाइनल निकालो, तो 4 रखो, 4 का होल स्क्वायर बोलो 16 और 4 मल्टीप्लाई 2 8, तो 16 प्लस 8 हो गया, माइनस इनिशियल, इनिशियल कब? जब टाइम 0 होगा, यहां पे इनिशियल पोजीशन टाइम 0 रखो, 0 0 तो 0 आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा 16 प्लस 8 24 मीटर इज द करेक्ट आंसर। अरे भाई डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? पोजीशन में चेंज। कितने देर का डिस्प्लेसमेंट पूछा? 4 सेकंड का, तो 4 सेकंड में फाइनल पोजीशन हो गया, ये इनिशियल पोजीशन हो गया। अब नेक्स्ट देखिए इसका दूसरा पार्ट, ये कह रहा है डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड। अब इसको समझने की कोशिश करो, 4th सेकेंड, अगर तुम 4 महीने से स्कूल जा रहे हो, मान लो मैं पूछूं कि चौथे महीने में तुमने कितना पढ़ा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 महीने से तुम स्कूल जा रहे हैं, मैं तुमसे पूछूं तुमने 4th मंथ में कितना पढ़ा? 4th मंथ का मतलब क्या हो गया? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सब मिला के 4th मंथ। अबे गांव से अगर है तो एक बात बता, मान ले कि तू हर रोज सब्जी बेचने जाता है, जनवरी से सब्जी बेचना तूने शुरू किया, जनवरी में बेचा, फरवरी में बेचा, मार्च में बेचा, अप्रैल में बेचा, मतलब चौथे महीने में कितना बेचा? तो सिर्फ अप्रैल की बात करेगा। और 4 महीने में कितना सब्जी बेचा? तो 4 महीने में ये हुआ। देख यहां पे फिर से मैं डायग्राम से बताता हूं, टी इज इक्वल टू 0 है, मान ले ये 1 यहां है, 3 यहां है, ये 4 यहां है। तो ऑब्जेक्ट चल तो यहां से रहा है, टी इज इक्वल टू 0 से जर्नी अपनी स्टार्ट करी और यहां तक गया। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि 4th सेकेंड के बारे में बात करो, तो 3 के बाद 4th सेकेंड शुरू हो जाता है, यहां से यहां की बात करूंगा, यह होगा डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड, यह होगा डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड। मतलब फाइनल पोजीशन में देखूंगा टी इज इक्वल टू 4 पे और इनिशियल पोजीशन देखूंगा टी इज इक्वल टू 3 पे। अगर तू 6 महीने से स्कूल जा रहा, मैं पूछूं तुमसे कि 5th मंथ में तूने कितना पढ़ा था? 5th मंथ में
तो फिफ्थ मंथ का मतलब मई की बात करेगा, अप्रैल से लेके मई के बीच में। तो फोर्थ सेकंड का मतलब हो गया 3 से 4। थर्ड सेकंड मतलब सॉरी यहां पे गड़बड़ कर दिया ना मैंने, 1 मिनट रुक जाओ, गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, 2 मैंने लिखा ही नहीं। ये हो गया तेरा t इज इक्वल टू 2, सॉरी 1, और ये हो गया t इज इक्वल टू 2। ठीक है ना बेटा, ये 0 से 1, ये 1 से 2, ये 2 से 3, ये 3 से 4। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड का क्या मतलब हुआ कि फोर्थ सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट देख लो और माइनस 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट देख लो, सॉरी पोजीशन देख लो, पोजीशन देख लो। तो 4 सेकंड में पोजीशन तो यही आएगा 24 मीटर, ये तो हमने निकाला ही था। 4 रख दो यहां पे, ये एक ही मोशन के लिए पूछ रहा है, तो 4 का होल स्क्वायर क्या हो, 16 + 8 24। और जब यहां पे आप 3 रखोगे तो 3 का होल स्क्वायर 9 और 3 × 2 6, 9 6 15, तो ये हो गया तेरा 9 मीटर इज अ करेक्ट आंसर। समझिए 4 सेकंड एंड 4th सेकंड, अरे 4 महीना और चौथे महीने में फर्क है ना, 4 घंटे में कितना पड़ा और चौथे घंटे में कितना पड़ा, फर्क है ना। ये देखिए इधर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन एज x इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 2t - 4 लिखा है मैंने। देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड एंड पोजीशन एट 2 सेकंड। पोजीशन एट 2 सेकंड और डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड में क्या फर्क है। तो जब तू सॉल्व करेगा लिखेगा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कब देखेगा, 2 सेकंड पे, और इनिशियल पोजीशन कब देखेगा, 0 पे। ये हो गया तेरा पोजीशन में डिफरेंस। और जब तू इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेगा पोजीशन, तो ये खुद पोजीशन ही दिया हुआ x t इज इक्वल टू 2 पे, तो यहां पे t को 2 रख देगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, वही चीज मैंने अभी पीछे आपको बता दिया है बहुत ही ज्यादा डिटेल में। अब थोड़ा सा हम ग्राफिकल एनालिसिस कर लेते हैं। ग्राफिकल एनालिसिस करने का मतलब यह है कि हम थोड़ा सा, ग्राफ तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको बाद में, लेकिन यहां पे थोड़ा सा ग्राफिकल एनालिसिस करना जरूरी है। मान लो ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है y एक्सिस पे और मैंने x एक्सिस पे टाइम को रखा है। x एक्सिस पे किसको रखा है, टाइम को रखा है। मैं यहां पे एक रफ ग्राफ बनाता हूं, ये रहा तेरा पोजीशन, मतलब y एक्सिस का yth कोऑर्डिनेट पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, x एक्सिस का x कोऑर्डिनेट टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां से बढ़ता जा रहा है, ऐसे 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 चलता जा रहा है, ऐसे ऐसे चलता जा रहा है ऐसे, तो क्या ऑब्जेक्ट सच में चल रहा है क्या, नहीं। y एक्सिस पे हमने टाइम को रखा है। y एक्सिस में आगे जाना का मतलब है कि टाइम को बढ़ना बताएगा, और ऊपर जाने का मतलब है कि पोजीशन का कोऑर्डिनेट बढ़ता जाएगा। मान लो कि मैंने एक ग्राफ ऐसा बनाया, नीचे वाला पहले मिटा दूं मैं, हाँ, एक ग्राफ ऐसा बनाया, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन है A और फाइनल पॉइंट है B। इस ग्राफ एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए ग्राफ है। अब उसका मोशन कैसा, उस पर कमेंट करो, मोशन कैसा उस पर कमेंट करो। तो ध्यान से इसका कोऑर्डिनेट समझना, मैं तुम्हें बताता हूं बेटा। यहां पे इसकी पोजीशन होगी कुछ x इनिशियल और टाइम होगा कुछ t इनिशियल, और यहां पे जब पहुंचा तो जब तक ये y में जाएगा नहीं, इसकी पोजीशन तो बढ़ेगी नहीं। ये असल में इसके पाथ को नहीं बता रहा। x एक्सिस में मैंने कोई पोजीशन को रिप्रेजेंट नहीं किया है। x एक्सिस में आगे बढ़ने का मतलब टाइम का बढ़ना है। x एक्सिस में आगे बढ़ने का मतलब किसका बढ़ना है, टाइम का बढ़ना है। ये देखो अच्छे से समझो, इतना डिटेल में तो भैया 9th क्लास के बच्चे को भी नहीं समझाते। 9th क्लास में भी तूने ग्राफ पढ़ा होगा। ये है तेरा टाइम और ये है तेरा पोजीशन। ये क्या है, पोजीशन। डन। ये है तेरा टाइम और ये है तेरा पोजीशन। अगर ऑब्जेक्ट के पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा बनाया है मैंने, ऑब्जेक्ट के पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा बनाया है, ये ए और बी के बीच में हमने ग्राफ बनाया है पोजीशन वर्सेस टाइम का, तो इसके बारे में क्या कहेंगे। तो आप देखिए क्या कहेंगे। आप कहेंगे कि ऑब्जेक्ट यहां पे था और बी स्टेट पे हमें उसका ग्राफ मिला। इसका मतलब यह है कि मैं आगे जा रहा हूं, मतलब आगे चल के नहीं जा रहा हूं, ग्राफ का वेरिएशन आगे दिखा है। मतलब आगे जाने से एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, मतलब टाइम बढ़ रहा है, टाइम इंक्रीजिंग। बट जब मैं आगे जा रहा हूं तो वाई में तो मैं जा ही नहीं रहा ऊपर, और जब मैं वाई में ऊपर नहीं जाऊंगा तो पोजीशन मेरा नहीं बढ़ेगा। मतलब मैं जहां हूं वही खड़ा हूं। तो सर ग्राफ आगे क्यों बढ़ाया, टाइम तो बढ़ रहा है ना। तो एक्स में आगे जाने को टाइम का वेरिएशन का कहते हैं। तो ऐसा ग्राफ का मतलब है कि टाइम तो तेरा बढ़ रहा है बट पोजीशन इज कांस्टेंट, पोजीशन इज फिक्स्ड।
क्योंकि पोजीशन तभी बढ़ेगा या घटेगा जब मैं ऊपर जाऊंगा तो y कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, नीचे जाऊंगा तो y कोऑर्डिनेट घटेगा। जब मैं आगे जाता जा रहा तो टाइम बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन नहीं बढ़ रहा, हेंस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो जब भी पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा हो तो उसका मतलब है रेस्ट में है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये y एक्सिस पोजीशन है और x एक्सिस टाइम है। मैंने दो ऑब्जेक्ट के पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया, दो ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ है, मोशन का ग्राफ नहीं बनाया, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया। ये क्या, कौन सा ग्राफ है? ऊपर में पोजीशन है और ये टाइम है। तो ये पोजीशन है, देखिए यहां पे पोजीशन है और ये टाइम है। अब ऑब्जेक्ट O से A के बीच में पहले ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ है, दूसरे ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ ध्यान से देखिएगा, दूसरे ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ O से B के बीच में। ठीक है, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट किसका ज्यादा है? अच्छा, ज्यादा टाइम किसने लिया है? तो दोनों यहां पे ओरिजिन में था, मतलब 0,0 था दोनों का। t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन 0 था, देखो ना, x 0 मतलब टाइम 0, y 0 मतलब पोजीशन 0। अब इसका जर्नी O से B पे खत्म हुआ है, मतलब ऑब्वियस ही बात है टाइम ज्यादा लिया इसने। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है। 3 ऑप्शन में देता हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ A इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ B। ये A का ग्राफ है, ये B का ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ B इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ A। ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ B, जो भी है। इस 3 ऑप्शन में से आपको सही जवाब देना है, 3 ऑप्शन में से आपको सही जवाब देना है। ठीक है, अब इधर देखो, मैंने y एक्सिस पे पोजीशन नहीं रखा है, मैंने खुद इस पे डिस्टेंस रख दिया है। y एक्सिस पे क्या रख दिया हमने? डिस्टेंस रख दिया, पोजीशन नहीं रखा है मैंने। y एक्सिस पे मैंने डिस्टेंस रखा है, पोजीशन नहीं रखा है। अच्छा सर, ओके। अब मैं आपको ग्राफ बताऊंगा, आपको ग्राफ में ट्रू करेक्ट और इनकरेक्ट नेचर बताना है कि ग्राफ सही है कि गलत है। ठीक है, चलो अब डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ये ग्राफ मैंने बनाया, ये ग्राफ बनाया मैंने डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, ग्राफ नंबर ए। तो ग्राफ नंबर ए इज करेक्ट और इनकरेक्ट, रॉन्ग और करेक्ट। तो आप बोलेंगे ग्राफ नंबर ए इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस में जब वेरिएशन दिख रहा है मतलब ये टाइम बढ़ रहा, टाइम बढ़ रहा, डिस्टेंस भी ट्रेवल हो रहा, टाइम बढ़ रहा, डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा। यहां से ऐसे घटने लगा, मतलब जो भी मैंने वाईथ एक्सिस पे रखा है उसका कोऑर्डिनेट नीचे आने से कम होगा, मतलब डिस्टेंस कम हो रहा है। लेकिन आप जानते हो कभी भी डिस्टेंस तो कम हो नहीं सकता। ग्राफ का मतलब समझिए, ग्राफ का मतलब हमें अगर डिस्टेंस देखना है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये पाथ लेंथ डिस्टेंस हो गया, नहीं, डिस्टेंस वाईथ एक्सिस पे, तो इसके वाईथ कोऑर्डिनेट का वेरिएशन ऊपर कितना गया वो डिस्टेंस बताएगा। डन। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बोलो, बट ऊपर देखो, यहां से यहां आने का मतलब है कि इतना आगे और इतना ऊपर, ये आपका बताएगा टाइम कितना चला आगे, एक्स एक्सिस में टाइम रखा है, टाइम का वेरिएशन, और ऊपर में बताएगा पोजीशन का वेरिएशन। ठीक है, तो सॉरी डिस्टेंस का वेरिएशन, डिस्टेंस का वेरिएशन। तो टाइम बढ़ रहा, डिस्टेंस बढ़ रहा, और ये नीचे आने का मतलब डिस्टेंस कम होने लगा। देखो ना, यहां पे डिस्टेंस होगा कुछ आपका मान लो d2 और फाइनली यहां आ गया तो कम डिस्टेंस हो गया ना, और डिस्टेंस टाइम के साथ कभी डिक्रीज नहीं कर सकता। तो यहां पे रीजन लिखेंगे डिस्टेंस कैनॉट डिक्रीज विद टाइम, और ग्राफ में डिक्रीज कर रहा है, कैनॉट डिक्रीज विद टाइम, इसीलिए ये ग्राफ गलत है, इसीलिए ये ग्राफ गलत है। नेक्स्ट देखिए, ये मैंने बनाया, बताओ, ऐसा ग्राफ बनाया, ऐसा, ये भी गलत है, रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? तो आप जानते हो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है टाइम का, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और निगेटिव वाई एक्सिस नीचे होगा। मैंने वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को रखा है, तो ऊपर में पॉजिटिव डिस्टेंस, नीचे को निगेटिव डिस्टेंस, और यहां पे आ गया ग्राफ। लेकिन आप जानते हो डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये ग्राफ क्या हो गया? गलत। डिस्टेंस कैनॉट बी निगेटिव, इसलिए ये ग्राफ क्या हो गया? गलत हो गया। हाँ सर, थोड़ा सा दिमाग खुल रहा है। ये ग्राफ बताओ, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, गलत है, रॉन्ग। ये तो बहुत ही ज्यादा रॉन्ग है, एकदम ही रॉन्ग है, बेकार है, बाहियात है, घटिया है। ये बताओ, रॉन्ग, रॉन्ग। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस देखो पहले बढ़ा और फिर घट रहा है, रॉन्ग, एकदम ही रॉन्ग। ये सही है, डिस्टेंस बढ़ रहा है पहले और बाद में कांस्टेंट हो गया, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ रहा था, बाद में रुक गया तो कांस्टेंट हो जाएगा डिस्टेंस, वो ग्राफ सही है, ठीक है। लेकिन आपका ये तीनों ग्राफ गलत है।
अच्छा, अगर मैं पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊं, पोजीशन वर्सेस टाइम, कौन सा ग्राफ बना रहा हूं मैं? पोजीशन वर्सेस टाइम, ठीक है। तो देखो ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है बताइए। ग्राफ नंबर ए करेक्ट, ग्राफ नंबर ए इज करेक्ट, एकदम सही है। क्यों? ये तो निगेटिव में जा रहा, तो पोजीशन तो निगेटिव में जा ही सकता है ना। ये 0,0 है, ये इधर पॉजिटिव पोजीशन होगा, इधर निगेटिव पोजीशन होगा। डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव और डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज विथ टाइम, दो चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ नंबर बी है, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ये ग्राफ, दिस इज रॉन्ग, ग्राफ नंबर बी इज रॉन्ग। ये गलत क्यों है? इस ग्राफ में क्या गलती है? तो सोचना ध्यान से कि मान लो यहां पे कोई टाइम है और इस टाइम पे ऑब्जेक्ट का दो पोजीशन रिप्रेजेंट हो रहा, यही कहोगे ना बेटा। ये कोई पर्टिकुलर मैंने टी नॉट टाइम लिया, इसी टी नॉट टाइम पे यहां का कोऑर्डिनेट लिखोगे तो इसका एक्स पे मैंने टाइम, एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम रखा है, तो टाइम हो गया टी नॉट और इसकी पोजीशन हो जाएगी कुछ एक्स आई, और उसे सेम ही टाइम पे यहां पे x2। तो लॉजिकली सोचो कि एक ही समय पर ऑब्जेक्ट दो जगह हो सकता है। मैं ये जानता हूं कि पोजीशन कैन डिक्रीज, पोजीशन कैन डिक्रीज विथ टाइम, पोजीशन में भी निगेटिव, लेकिन एट अ सेम टाइम, एट अ सेम टाइम टू पोजीशन इज नॉट पॉसिबल। टू पोजीशन is not possible at the same time, two position of object is not possible। कैसे भाई, कैसे? यहां पे ऐसे ऑब्जेक्ट चल रहा, तो यहां पे इसकी टी नॉट पे कोई पोजीशन हो गया, फिर यहां पे उसी टाइम पे टी नॉट पे ये पोजीशन, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। ये ग्राफ सही होगा, ये गलत, या फिर ऐसा बनाता हूं मैं, ये ग्राफ, ये एकदम परफेक्ट, इस ग्राफ में कोई गलती नहीं है, करेक्ट। क्यों? क्योंकि पोजीशन कैन डिक्रीज विद टाइम, और कोई ऐसा टाइम बताओ जिसमें दो पोजीशन है, नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। क्लियर है? तो कुछ मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस और आपको कराए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिस्टेंस और सॉरी स्पीड, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस और एवरेज पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।